हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करते हैं सेल डिवीज़न की। सेल डिवीज़न की आपने वैसे कल बात की थी। सेल डिवीज़न के बारे में, कोशिका विभाजन के बारे में मैंने आपको बताया था। आज अपन उसी के जो 3 पार्ट थे, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन आज लेंगे समसूत्री विभाजन। कौन सा? ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं समसूत्री विभाजन की। और जैसे कि समसूत्री विभाजन है। समसूत्री विभाजन किसने दिया, कब दिया? और समसूत्री विभाजन जैसे पादपों में अलग होता है, जंतुओं में अलग होता है। पादपों में किसने दिया, जंतुओं में अलग अलग किसने दिया? और समसूत्री की उत्पत्ति, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अपन सबकी बात करते हैं। ठीक है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। और उसके बाद अगर अपन बात करते हैं समसूत्री विभाजन की, तो ये इससे जंतु में और पादपों में दोनों में देखा गया था। और ग्रीक भाषा से इसको लिया गया था। और ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से लिया गया था? इसको ग्रीक भाषा के सूत्र शब्द से लिया गया था समसूत्री को। उसके बाद इसको पादपों में और जंतुओं दोनों में देखा था। पादपों के अंदर देखने वाले एक वैज्ञानिक आए थे। पादप कोशिका में सर्वप्रथम जर्मन के जीव वैज्ञानिक जो है ना, पादप में सर्वप्रथम जर्मन के एक वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक। कौन से? जर्मन के जीव वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एडाई स्टचबर्गर नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने किसमें, पादप में, सर्वप्रथम पादप में इस कोशिका को समसूत्री विभाजन को किया। और उन्होंने इस बारे में पूरा बताया था। उसके बाद तो एक वैज्ञानिक और थे जिन्होंने जंतुओं में भी किया था। पादप के बाद जंतुओं में भी एक वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने किया था। जंतुओं में कोशिका विभाजन थे फ्लेमिंग। ये भी एक वैज्ञानिक थे और ये भी एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था, इन्होंने पादप में बताया था और इन्होंने जंतुओं में बताया था। और ये कब दिया था? 1800 एक मिनट। पादप में सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक ने दिया था। उसके बाद जंतु कोशिका में दिया था। और उसके जंतु कोशिका में फ्लेमिंग ने दिया। और ये दिया था 1875 में। कब? 1875 में इनको दिया गया था। समसूत्री विभाजन ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है। और पादप कोशिका में भी इसको देखा जाता है और जंतु कोशिका में भी देखा जाता है। पादप कोशिका में देखने वाले जर्मन के जीव वैज्ञानिक थे एंड स्टचबर्गर, उन्होंने देखा था। और जंतु में कोशिका में जो देखा था उनका नाम था फ्लेमिंग। और कब देखा था? 1875 में देखा था। एक बार नोट कर लो। समसूत्री विभाजन को प्रतिपादित करने का क्या? प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? फ्लेमिंग को।
फ्लेमिंग को जाता है। जो समसूत्री विभाजन होता है उसको प्रतिपादित कौन करता है? फ्लेमिंग करता है। और इस विभाजन में एक जननी कोशिका से 2 संतति प्राप्त होती है। हमेशा समसूत्री विभाजन में है ना, एक जननी कोशिका होती है। उसे 2 संतति प्राप्त होती है। समसूत्री विभाजन में प्रतिपादन का श्रेय फ्लेमिंग को जाता है और उसके बाद एक जननी कोशिका होती है जिससे 2 संतति प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं समसूत्री विभाजन की। समसूत्री विभाजन के बाद में अपन बात करेंगे इसके आगे पार्ट्स की। ठीक है, सबसे पहले इसका पार्ट आएगा एक प्रोफेज। आपने पढ़े होंगे प्रोफेज, मेटाफेज, इसे ही अपन बात करेंगे। समसूत्री विभाजन में सबसे पहला बात करते हैं प्रोफेज की। यह समसूत्री विभाजन की सबसे पहली स्टेज है जो प्रोफेज के नाम से भी जाती है उसको। और यह सबसे बड़ी अवस्था होती है तथा जटिल अवस्था होती है। प्रोफेज जो अवस्था होती है सबसे बड़ी होती है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे भी तो आई है ना, ये सबसे बड़ी होती है और ये जटिल अवस्था भी होती है। चलो अपन एक बार बात करते हैं। ये प्रोफेज होता है, इसका फर्स्ट स्टेप पे सबसे बड़ी अवस्था होती है और ये जटिल होती है। इसकी कोशिका होती है जो गोलाकार और अंडाकार होती है। इसकी जो कोशिकाएं होती है वो गोलाकार व अंडाकार होती है। कैसे होती है? इसके जो कोशिकाओं होते हैं ना, कोशिकाएं जिसे अपन कहते हैं, वो हमेशा कैसी होती है? गोलाकार व अंडाकार होती है। ठीक है, प्रोफेज उसमें सबसे बड़ी व जटिल अवस्था भी होती है और कोशिका गोलाकार व अंडाकार भी होती है। इसमें गोलजिकाएं, आंत्रपर्दय जालिकाएं अदृश्य होती है। इसमें जो गोलजिकाएं होती हैं, गोलजिकाएं व आंत्रपर्दय जालिकाएं जो होती है, और ये सब क्या होती है? अदृश्य होती है। कैसी होती है? अदृश्य होती है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप था प्रोफेज, एक बार आप देख लो। उसके बाद अपन दूसरी की बात करते हैं, मेटाफेज की। उसके बाद है दूसरी, क्या है? मेटाफेज। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये मध्य अवस्था होती है। क्या होती है? ये जो कोशिका होती है ना, ये उसकी मध्य अवस्था होती है। कोशिका मध्य अवस्था कोशिकाओं में विभाजन होता है। जैसे कि आप ऐसे लिख दो, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आएगा? ये सूक्ष्मतम। ये जो है ना, जो मेटाफेज अवस्था होती है ये मध्य अवस्था कोशिका विभाजन
इसमें होता है, जो मेटिफेज है इसमें मध्य अवस्था होता है। उसके बाद ये सूक्ष्म व सरलतम अवस्था होती है, एकदम ये मतलब सूक्ष्म होती है, छोटे छोटे इसमें जो भी पार्टिकल्स वगैरह होते हैं छोटे होते हैं और बहुत सरल होती है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं तर्तु कोशिका के लगभग मध्य भाग में स्थित जो तर्कु कोशिका होती है ना, मध्य भाग में उपस्थित है। तर्कु कोशिका होती है, इसके लगभग मध्य भाग में यह स्थित होती है, ठीक है। और अपन आगे बात करते हैं, ये सेकंड स्टेप हो गया, एक बार इसको आप नोट कर लो। उसके बाद अपन बात करते हैं एनाफेज की। थर्ड स्टेप है एनाफेज। पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा समसूत्री विभाजन का, ये तीसरा स्टेप है एनाफेज। इसमें क्या होता है, प्रत्येक गुणसूत्र होता है ना वो पृथक होता है। हमेशा जो प्रत्येक जो गुणसूत्र होता है ना वो पृथक होकर विपरीत दिशाओं में घूर्णन करते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने देखा एनाफेज अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र जो गुणसूत्र होता है ना वो हमेशा पृथक होकर, जो अलग अलग होकर क्या करते हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाता है। एक इधर जाता है तो दूसरा इधर जाता है, कोई सिमिलर स्टेज में नहीं आता है। इसलिए इसे सबसे पहले इसमें ये होता है कि प्रत्येक गुणसूत्र पृथक होकर विपरीत दिशा में जाता है। उसके बाद जैसे इसमें बात करते हैं, इसमें कोशिका की लंबाई, इसमें कोशिका की ऊंचाई लंबाई बढ़ती है, जिसमें जो कोशिका होती है ना उसकी जो लंबाई है ना वो हमेशा बढ़ती है, ठीक है ना। एनाफेज, इसमें प्रत्येक गुणसूत्र पृथक होकर विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं। उसके बाद इसकी जो कोशिका होती है उसकी जो लंबाई होती है वो हमेशा बढ़ती है। इसके अंदर मतलब कोशिका उसकी जो कैसे हाइट में ना हमेशा ग्रोथ रहता है, जो इस एनाफेज में होता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं 4th नंबर पे टीलोफेज। अब एक बार नोट कर लो। यह एक दीर्घकालीन अवस्था है। कैसी है? ठीक है। समसूत्री विभाजन में अपन ने 4 स्टेप पढ़े, उसके अब अपन 4th स्टेप पढ़ रहे हैं जो है टीलोफेज। टीलोफेज एक ऐसी अवस्था है, यह एक दीर्घकालीन अवस्था है। इसमें गुणसूत्रों के चारों ओर केंद्रित होते हैं ना, केंद्रित वो एकत्रित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों के
केंद्रीय होते हैं ना वो सारा एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो केंद्रक पुनर्निर्मित नहीं हो पाता है, जो केंद्रक होता है ना, जैसे जो ये केंद्रक होता है ना, केंद्रक के जो आसपास में जो कलाएं होती है ना वो पुनर्निर्मित हो जाती है। टेलोफेज में हमेशा है ना पुनर्निर्मित हो जाती है। देखो आज अपन ने समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ा कि समसूत्री विभाजन क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद अपन ने उसके 4 स्टेप भी पढ़ लिए। और दोस्तों अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।